बच्चों, अब मैं इस हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो सेलुलर पार्ट्स हैं संरचनात्मक रूप में वो किस किस जगह पे है। अब देखो, आपने ओसोफेगस देख लिया, स्टमक तो पहले ही डिटेल में आप पढ़ चुके तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के रूप में। अब आ जाते हैं ड्यूडेनम में, क्योंकि स्टमक के ठीक नीचे ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम जो होता है ये हिंदी में इसे ग्रहणी कहते हैं। ये देखने में जो इसका आकार होता है ये यू शेप का होता है। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है इसलिए यू शेप्ड हो जाता है। और ये जो होता है ड्यूडेनम, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों है, एक एक बात जो पहले भी बता चुके हैं उसको यहाँ रिवाइज भी कर रहे हैं। तो देखो, इसमें कुछ बातें इंग्लिश में लिखा है तो पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। पहला नंबर, ये छोटे बहुकोशिकीय स्फेरिकल ग्रंथियों से बना होता है, जैसे ब्रूनर ग्लैंड। आप जानते हो कि ब्रूनर ग्लैंड केबल और केबल ड्यूडेनम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीट में उठकर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूडेनम के क्षेत्र में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका ग्लैंड का नाम ब्रूनर ग्लैंड है। तो याद रखिए, इसमें ड्यूडेनम के क्षेत्र में और सिर्फ ड्यूडेनम के क्षेत्र में और कहीं नहीं, ड्यूडेनम के क्षेत्र में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड इसी क्षेत्र में होगा। अब सवाल आता है कि सर ब्रूनर ग्लैंड आप जैसे कल देखे थे कि ये विलाई मैंने बनाया था पॉइंटेड फॉर्म में, और विलाई के संधि स्थल पर मैंने इस प्रकार का संरचना बनाया था। इसको आप ऐसे बना सकते हो, एक विलाई, ये दूसरा विलाई, और इसके संधि स्थल पर यहाँ पर क्रिप्ट ऑफ लिवर खून। तो ये जो होता है इसमें मास्ट सेल पाए जाते हैं, और ये जो मास्ट सेल होता है इसे क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कहते हैं। इस पूरे संरचना को, मास्ट सेल तो है ही, साथ में इस पूरे संरचना को क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कहते हैं। लिवर खून कभी कभी इसके जगह पे क्रिप्ट लिख के भी छोड़ देता है, तो क्रिप्ट लिख दे तो भी वही मतलब है, और क्रिप्ट ऑफ लिवर खून लिखोगे तो भी वही मतलब है। और इसमें मास्ट सेल होता है, और आप तो जानते हो कि मास्ट सेल का टोटिपोटेंसी और प्लूरोपोटेंसी में बहुत पावर होता है। तो ये क्या करता है कि इस जो विलाई मैंने बनाया है, यानी जो मैंने रसांकुर बनाया है, इस रसांकुर के ऊपर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। मैं एक अलग से लेक्चर में उसको भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा देखें कि इसके ऊपर भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इस माइक्रोविलाई जो होते हैं इस पूरे क्षेत्र में होता है। और ये जो माइक्रोविलाई है हिंदी में इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं, यानी छोटे होते हैं इसलिए सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये अवशोषण के सरफेस एरिया, जो अवशोषण क्षेत्रफल का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब ये जो होता है टूट गया, अब बेटा ये टूट गया तो ये नष्ट हो गया, अब कौन बनाएगा? तो ये जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून देख रहे हो इसके अंदर जो मास्ट सेल है ये यहाँ पर कोशिकीय विभाजन द्वारा इन कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। मान लो एक जो लेयर होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से में, ये लेयर 4 या 5 दिन तक ही रहता है, और 4 या 5 दिन के बाद ये जो लेयर होता है विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई का लेयर, ये लेयर नष्ट हो जाता है, और 4 या 5 दिन बाद फिर से ये जो मास्ट सेल है इन लेयर को दोबारा बना देता है। तो इस प्रकार से ये लेयर हमारे शरीर का सबसे यंग लेयर है, सबसे युवा, सबसे कर्मठ लेयर है। सर यंग लेयर क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये लेयर 4 दिन में टूटना और 4 दिन बाद बनना ही रूल है। इससे क्या होता है, फ्रेशनेस बनी रहती है, और शरीर में जो पाचन क्रिया होता है वो तत्पर रूप में हो पाता है। लेकिन कभी कभी किसी इंसान को कैंसर हो गया, अब कैंसर के बाद उसको कीमोथेरेपी दिया गया ट्रीटमेंट के रूप में। कीमोथेरेपी का इंजेक्शन देते ही ये जो यहाँ का जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून पे जो मास्ट सेल होते हैं ये संदमित हो जाते हैं, इनका कार्य रुक जाता है। अब 4 दिन बाद ये टूटेगा, 4 दिन बाद माइक्रोविलाई टूटा, अब वो मास्ट सेल उस कीमोथेरेपी के कारण संदमित है, तो ये जो लेयर है ये बन नहीं पा रहा है। या सिर के निचले हिस्से में जो बाल को पकड़े रहते हैं वो लेयर, उसके पास स्काल्प लेयर होते हैं, वो लेयर बन नहीं पा रहे हैं। तो देखना कीमोथेरेपी लगाने के बाद पूरे के पूरे बाल झड़ जाते हैं,
या ये जो लेयर बन नहीं रहे हैं तो उसको खाने में पाचन क्षमता होने में समय लगता है, फिर कीमोथेरेपी का एक्शन 6-7 दिन बाद खत्म होता है, फिर कम होने पे फिर मास्ट सेल सक्रिय होता है और फिर ये लेयर बढ़ना शुरू होता है। और जब वो पाचन नहीं कर पाता है और उसके शरीर में एनर्जेटिक लेवल कम हो जाता है तो दुबले पतले हो जाते हैं, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। खैर, सामान्य मनुष्य में ये 4 दिन के अंतर्गत नए सेल माइक्रोविलाई बन जाते हैं और फिर ये बनाने में इसका जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून ये सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि इस क्रिप्ट ऑफ लिवर खून को जो हम देखें क्या किसे कहते हैं, तो मैं इसके बारे में अभी रहने देता हूँ इस पॉइंट को कि क्रिप्ट ऑफ लिवर खून किसे कहते हैं। पहले जो बाकी पॉइंट्स है उसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसमें आता हूँ। अब देखो, छोटे बहुकोशिकीय स्पिरिकल ग्रंथि है, इसका एग्जाम्पल्स ब्रूनर ग्लैंड। ये जो ब्रूनर ग्लैंड है ये सब म्यूकोसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ये जो रीजन है इस रीजन से निकल करके ये इस नलिका रूपी निकल करके ऐसे जा रहा है और इसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये ब्रूनर्स ग्लैंड कल के डायग्राम में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि सब म्यूकोसा के क्षेत्र में ये पाया जाता है, सब म्यूकोसा के क्षेत्र में, यानी ड्यूडेनम का एरिया, लेकिन सब म्यूकोसा जो ड्यूडेनम के एरिया में है उसके अंदर आकर के ये धंस जाता है। तो ब्रूनर ग्लैंड जो है वो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के निचले हिस्से से अराइज होकर के सब म्यूकोसा क्षेत्र तक पाए जाते हैं। ऐसे क्रिप्ट ऑफ लिवर खून पूरे के पूरे एलिमेंट्री कनाल में है, लेकिन मैं इस ड्यूडेनम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ के क्रिप्ट ऑफ लिवर खून की बात कर रहा हूँ जो ये होगा, बाकी सभी संरचनाएं भी ऐसे ही होंगे। अब देखो, ब्रूनर ग्लैंड द्वारा नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस, नॉन एंजाइमेटिक का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय और म्यूकस का मतलब श्लेष्म पदार्थ, तो नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस इससे स्रावित होता है। ये क्या करता है, ये जो है ड्यूडेनम के क्षेत्र में अगर आमाशय से कोई HCl वाला भोजन घुलकर आ भी जाए तो उस HCl के दुष्प्रभाव से बचा लेता है। तो ये जो होता है ड्यूडेनम को HCl के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो ये जो नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस है यह ड्यूडेनम को HCl के तो आमाशय में जो HCl है वहाँ से HCl है, समझ में आ रहा है, तो आमाशय के HCl, या मैं लिख देता हूँ आमाशय के HCl, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ कहाँ से HCl आ गया, तो आमाशय के HCl के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो आमाशय के HCl जो होता है उसके जो HCl के दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचा लेता है। अब बात करते हैं कि सर इंग्लिश में क्या क्या टर्म्स है, तो देखो वही सारी बातें इंग्लिश में लिखा है। स्मॉल स्पेरिकल मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन सब म्यूकोसल रीजन, ब्रूनर ग्लैंड सिक्रेट नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट ड्यूडेनम फ्रॉम HCl। अब आते हैं कुछ, इनके दोनों बातें क्लियर हो गई, दोनों समान समान। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें। एमाइलोप्सिन एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। एमाइलोप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, लेकिन अग्नाशय से स्रावित होने के बाद ये एंजाइम ड्यूडेनम में आ जाता है। तो एमाइलोप्सिन यह अग्नाशय के एमाइलेज एंजाइम है, लेकिन ये ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ड्यूडेनम जो होता है ये इस प्रकार की मुड़ी हुई नलिका है और इस नलिका के पास आकर के यहाँ पर इस क्षेत्र में अग्नाशय खुल रहा है और इसके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में यहाँ से कंबाइंड फॉर्म में होकर के ये लीवर जुड़ रहा है। तो ये जो पार्ट होता है अग्नाशय का, यहाँ से जो एंजाइम निकल रहा है वो यहाँ ड्यूडेनम में आ रहा है। तो निकल तो यहाँ से रहा है अग्नाशय से, रहता ये एंजाइम यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पाचन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम के क्षेत्र में होता है। तो ड्यूडेनम के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है तो एंजाइम की क्रिया भी यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो एमाइलोप्सिन नाम याद रखिएगा। एमाइलोप्सिन ये अग्नाशय का एमाइलेज है, लेकिन ड्यूडेनम में पाया जाता है। इसका क्या काम है, तो एमाइलोप्सिन जो होता है वो एमाइलोप्सिन इज स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी स्टार्च के पाचन में एमाइलोप्सिन काम करता है। एमाइलोप्सिन इज स्टार्च डाइजेशन एंजाइम, यानी स्टार्च के पाचन में सहायक। अब बात करते हैं एमाइलोप्सिन के बाद कि एमाइलोप्सिन जो है मोस्ट डाइजेशन कहाँ होगा, तो मोस्ट डाइजेशन ड्यूडेनम में होगा। इसको इंग्लिश में लिख रखा है और कुछ नहीं है। एमाइलोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड पैनक्रियाटिक एमाइलेज
फाउंड इनसाइड ड्यूडेनम, उसको मैंने हिंदी में बता दिया। और मोस्ट डाइजेशन ऑक्यूर इन ड्यूडेनम, सर्वाधिक पाचन की क्रिया जो होगा, वो पाचन की क्रिया बोल रहा हूं, अपशोषण की नहीं, सर्वाधिक डाइजेशन की बात कर रहा हूं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा। इसमें सबसे छोटी संरचना अगर बात करें छोटी आंत में तो ड्यूडेनम है, उसके बाद भी ड्यूडेनम सबसे ज्यादा पाचन क्रिया में भाग लेता है। तो मोस्ट डाइजेशन ऑक्यूर इन ड्यूडेनम। बस ये था कुछ पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूं इनके बेसिक पॉइंट्स की जो मैं अभी छोड़ गया था। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर खून की। क्रिप्ट ऑफ लीवर खून, स्टूडेंट्स, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून को शॉर्टकट में कोल कहते हैं, कोल मींस क्रिप्ट ऑफ लीवर खून। अब बात करते हैं कि सर ये क्या है। तो पहला डेफिनेशन, विलाई के निचले तल पर उभरे हुए संरचना को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कोल कहते हैं। उभरे हुए संरचना को कोल कहते हैं, यानी विलाई के निचले स्तर पर उभरे हुए जो संरचना है, इस संरचना को यहां पर क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, आप ये विलाई के नीचे तो है ही, लेकिन ये दो विलाई के मध्य में निचले स्तर पर भी हो सकता है, यानी बिटवीन टू विलाई, दो विलाई के बीच में निचले स्तर पर उभरे हुए संरचना क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहलाता है। क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहलाता है, यानी दो रसांकुरों के बीच पाए जाने वाले निचले तल पर उभरे हुए संरचना को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं, या दो रसांकुरों के मध्य निचले स्तर पर पाए जाने वाले संरचना को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। कुल बात या मुख्य बात क्या हुआ कि विलाई के निचले स्तर पर उभरे हुए संरचना को क्रिप्ट ऑफ लीवर खून कहते हैं। और ये जो लीवर खून है, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून, ये ड्यूडेनम में है, जेजुनम में है, इलियम में है, स्टोमक के रीजन के विलाई में भी है, यानी ये सभी जगह पे है। ऐसा कोई रीजन नहीं जहां पर विलाई हो और विलाई के नीचे क्रिप्ट ऑफ लीवर खून ना हो, यानी क्रिप्ट ऑफ लीवर खून उन सभी जगहों पे होगा जहां जहां पर विलाई होंगे। तो ये था इसकी संरचनात्मक कड़ी। अब बात करते हैं कि सर इसके कार्य क्या हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगला बात करते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर खून के कार्य। क्रिप्ट ऑफ लीवर खून के कार्य, पहला कार्य है ये इंटेस्टाइनल जूस यानी रस, या आपको बता चुका हूं, नाम याद करो, इसका दूसरा नाम बताया था सक्कस एंटेरिकस। इसी का नाम है सक्कस एंटेरिकस, यानी आंत्र के रस को या तो इंटेस्टाइनल जूस कह लो या सक्कस एंटेरिकस कह लो, इनके स्रावन करता है। ऐसे तो बहुत सारे और भी भाग हैं जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस को रिलीज करते हैं, बट ये क्रिप्ट ऑफ लीवर खून भी इसको स्रावित करेगा। दूसरा कार्य है स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन और संचरण में भाग लेगा। अर्थात ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन एवं स्प्लिटिंग मतलब फैलाना, संचरित करना एवं संचरण में भाग लेगा।
यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये जो होता है ड्यूडेनम के क्षेत्र में होगा, उसमें भी ये भाग लेगा। तीसरा जो होता है ड्यूडेनम के क्षेत्र में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का अवघटन, वसा का पायसीकरण। अब जैसे वसा को पचाने के लिए उसको पित्त रस चाहिए, तो पित्त रस लीवर से आएगा क्योंकि लीवर के साथ ये कनेक्ट है। तो लीवर से जो पित्ताशय होते हैं वहाँ से पित्त रस आकर यहाँ मिलेगा, और इस जगह पे जो वसा होते हैं उसके बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाएंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब वसा के जो बड़े अणु होते हैं, जैसे फैट के बड़े अणु हैं और इसको छोटे अणुओं में तोड़ दिया गया, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया। यानी वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा गया, तो फैट को फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल में तोड़ दिया गया। तो फैटी एसिड और एंड हो गया, यहाँ पर फैटी एसिड और एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा किसने? तो तोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तोड़ा किसने? तोड़ने के लिए इसमें चाहिए पित्त रस, लेकिन पित्त रस जो है वो आया कहाँ से? लीवर से, लीवर के गॉल ब्लैडर से। पित्त रस आकर मिला कहाँ? मिला ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में मिला तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ कहाँ? हुआ ड्यूडेनम में। यानी वसा का पायसीकरण ड्यूडेनम क्षेत्र में होता है, ड्यूडेनम क्षेत्र में होता है। और इस समय ये क्रिप्ट ऑफ लिवर खून इसको सपोर्ट करता है। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून इस क्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेता, इस क्रिया को होने में सपोर्ट करता है। इसका जो इंटेस्टाइनल या सक्कस एंटेरिकस जूइस है उसको यहाँ तक ला करके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने में। तो दो क्वेश्चन बन सकता है कि इमल्सिफिकेशन क्या है? तो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। सर किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पित्त रस के द्वारा। इसमें ये किस जगह पे पूरा हो रहा है सर? तो ये हो रहा है ड्यूडेनम के क्षेत्र में, क्योंकि बाइल का जो रस है, पित्त रस है, वो इसी क्षेत्र में आकर के इसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं और इस प्रकार की क्रिया करने में ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा, आपको पता है ब्रूनर्स ग्लैंड है इसमें। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो क्या क्या करेगा? तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होगा ये भी सक्कस एंटेरिकस का स्रावन करेगा। सक्कस एंटेरिकस का स्रावन करेगा। इसका भी काम है सक्कस एंटेरिकस का स्रावन। तो आप कह सकते हो कि क्रिप्ट ऑफ लिवर खून और ब्रूनर ग्लैंड दोनों ही मिलकर सक्कस एंटेरिकस का स्रावन करेगा, यानी इंटेस्टाइनल जूइस स्रावित करेगा। दूसरा, ब्रूनर ग्लैंड जो होता है ये नॉन एंजाइमेटिक रूप में होने के कारण इसकी जो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख चुका हूँ उसको दोबारा वहाँ न लिख रहा हूँ। तो इधर आपको बता चुका हूँ कि जो ब्रूनर ग्लैंड होते हैं वो नॉन एंजाइमेटिक के रूप में म्यूकस रिलीज करते हैं। तो नॉन एंजाइमेटिक के रूप में जो म्यूकस रिलीज करते हैं उस म्यूकस के कारण, यहाँ देख लो आप फोकस करके, कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड की बात कर रहा था वो नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करेगा, और म्यूकस रिलीज करेगा तो आमाशय के HCl में जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको रोक देगा, उसको तोड़ देगा, ड्यूडेनम को बचा लेगा। इस प्रकार से यहाँ जो भी क्रिया हो रहा है वो वहाँ पर भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने ड्यूडेनम के क्षेत्र में क्या क्या क्रिया हो रहा है ये देखा। इसको एक मिनट रिवाइज कर लो। ड्यूडेनम यू आकार का होगा, याद रखिएगा। ड्यूडेनम के क्षेत्र में ब्रूनर्स ग्लैंड होंगे, ये कई बार क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से रखिएगा। तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होता है? तो सब म्यूकोसा क्षेत्र में, सब म्यूकोसा क्षेत्र में ब्रूनर ग्लैंड पाए जाते हैं। उसके बाद दो विलाय के बीच में कह लो या विलाय के नीचे के स्तर में कह लो, नीचे के स्तर पे होगा बेस में, जिसे क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कहते हैं। इसके कार्य मैंने आपको बताया। अब मैं बताया कि इससे ही निकलकर नीचे की ओर ब्रूनर ग्लैंड आते हैं, और ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोसल क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसके द्वारा नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन म्यूकस रिलीज होता है। ये सारे पॉइंट्स होने के बाद मैंने आपको बताया कि क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के क्या कार्य हैं। तो इसका कार्य इंटेस्टाइनल जूस स्रावित करना या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ये नाम ज़्यादा कॉमन है, इसी को याद रखिएगा। और इसका भी काम है सक्कस एंटेरिकस रिलीज करना, और स्प्लिटिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट उसको फैला देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। तो ये इसके कार्य हैं।
और इसके आधार पे जो भी हमारा सक्कस सेंट्रिकस का सिक्रेशन के क्वेश्चन बने तो या तो एक आ सकता है या दोनों रहे तो दोनों सही होगा। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून भी और ब्रूनर ग्लैंड दोनों ही सक्कस सेंट्रिकस स्रावित कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। तो देखो, जेजुनम और इलियम। जेजुनम का मतलब मध्यांत्र, इलियम का मतलब शेषांत्र। इस क्षेत्र में यहाँ पर जो भी संरचनाएं हैं दोनों में समान प्रकार के होंगे और इनमें जो भी स्ट्रक्चर्स है उसे देख लो। ये विलाई है और विलाई को रसांकुर कहते हैं और इसके ऊपर माइक्रोविलाई होगा, सूक्ष्मांकुर कहेंगे। उसे अलग से डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा विलाई माइक्रोविलाई की संरचना को। अब आप देखो कि दो विलाई के मध्य में यहाँ भी फूले हुए संरचना को क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कहते हैं और क्रिप्ट ऑफ लिवर खून जो है ये विलाई का बेस या निचला स्तर कहलाता है। इसमें कुछ कोशिका संरचना अलग से आप देखोगे, जैसे आपने ड्यूडेनम में देखा और विशेष प्रकार के सेलुलर संरचना देखा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड आपने देखा और उसमें सब म्यूकोसा तक फैले हुए थे। लेकिन अब जो ये यहाँ दो प्रकार के सेल देखोगे उसमें एक सेल का नाम है पैनेट सेल और दूसरे सेल का नाम है पेयर पैचेज। और मैं पिछले डायग्राम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में इसे बता चुका हूँ। अब इसके कार्य को देखना है। ये जो पेयर पैचेज है ये क्रिप्ट ऑफ लिवर खून से जुड़ा रहता है, यानी पेयर पैचेज कोल। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून का शॉर्ट फॉर्म कोल, तो कोल से जुड़ा रहता है, कोल से जुड़ा रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके थोड़े से नीचे यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके यहाँ इस जगह पे यहाँ पर लसिकाओं का गुच्छा होता है, लिम्फेटिक ग्रुप्स। और ये जो लिम्फेटिक ग्रुप्स होते हैं इसे एक विशेष प्रकार की संरचना बनता है जिसे पेयर्स पैचेज कहते हैं। और पेयर पैचेज नाम की कोशिका ये मैंने लिखा है। इसे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार के पैथोजन को मारने में काम करता है, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी बोलते हैं। तो पेयर पैचेज का एक दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। जो टॉन्सिल आपने पढ़ा था वो तो मुख्य टॉन्सिल था जिसको वाइल्डर रिंग में मैंने बताया था। ये नाम के रूप में है, कार्य के रूप में टॉन्सिल्स जो मुख्य में था वो तो है ही। कार्य जो है इसका भी पैथोजन को किल करना है, इसलिए तो टॉन्सिल कहते हैं, बट उस टॉन्सिल का हिस्सा ये नहीं है। पेयर पैचेज, अब देखो ये जो दोनों है ये म्यूकोसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 4 लेयर मैंने बताया था, उसमें म्यूकोसा के लेयर के क्षेत्र में पैनेट सेल और पेयर पैचेज पाए जाएंगे। जबकि मैंने आपको ड्यूडेनम के क्षेत्र में ड्रॉ किया था ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लिवर खून से निकल करके सब म्यूकोसा तक आ गया था, तो सब म्यूकोसा के क्षेत्र में ब्रूनर ग्लैंड पाया जा रहा था। जबकि पैनेट सेल और पेयर पैचेज म्यूकोसा के क्षेत्र में होगा, ये सब म्यूकोसा तक नहीं जाएगा। क्लियर? दूसरी बात कि ये मेन सेल है जो जेजुनम और इलियम में होगा। तो मुख्य कोशिका कौन कौन सी सेल्स है? तो पहला है पैनेट सेल। यह एक कोशिकीय ग्रंथि है, वास्तव में ये ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, इसलिए एक कोशिकीय ग्रंथि कहते हैं, एक कोशिका की बनी हुई ग्रंथि। यह छोटी आंत के म्यूकोसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो मैं आपको बताया था कि म्यूकोसा के क्षेत्र में होगा, तो जो डायग्राम में भी दिखा रहा हूं तो म्यूकोसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस म्यूकोसा शब्द को याद रखिएगा कि ये जो पैनेट सेल और पेयर पैचेज है म्यूकोसा के क्षेत्र में होगा। पैनेट कोशिका द्वारा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लें, पैनेट कोशिका द्वारा डिफेंसिन और लाइसोजाइम का स्रावन होता है। और डिफेंसिन और लाइसोजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने तो कई जगहों पे लाइसोजाइम का नाम भी सुन रखा होगा। आंखों के आंसुओं में भी लाइसोजाइम होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे अश्रु जो होते हैं, हमारे जो टीयर इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें भी होता है लाइसोजाइम और उसका काम है एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, प्रिजर्वेटिव। इन आंसू में भी लाइसोजाइम है और ये आपके पैनेट सेल द्वारा स्रावित रसायनों में भी लाइसोजाइम एंजाइम है और साथ में डिफेंसिन है। तो डिफेंसिन और लाइसोजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सर ये क्या करेगा? तो ये जीवाणु विषाणु को मारने और पाचन क्रिया को सक्रियता पूर्वक पचाने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं पेयर पैचेज। तो पेयर पैचेज में लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं लसिका के रूप में, और इसे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल कहते हैं।
यह लसिका गुच्छों के समूह से बना होता है। लिम्फ के जो ग्रुप्स होते हैं उनके गुच्छे होते हैं, उनसे बने होते हैं, बंच से बने होते हैं। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में पाए जाते हैं, यानी छोटी आंत के म्यूकोसा में। लेकिन छोटी आंत जो मैं लिख रहा हूँ, पूरी छोटी आंत नहीं, छोटी आंत का मतलब यहाँ पर छोटी आंत के जैजुनम और इलियम वाले भाग में। तो छोटी आंत के जैजुनम और इलियम वाले म्यूकोसा क्षेत्र में पेयर पैचेज और उसी के म्यूकोसा क्षेत्र में पेनेट सेल पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं जैजुनम, इलियम, पेनेट सेल, पेयर पैचेज के रूप में, इनका और क्या योगदान है इस क्रिया को संपन्न कराए हुए रखने में। तो पहला, इसमें मैं बात करता हूँ कि जैजुनम क्या करता है। तो बच्चों, जैजुनम की बात करें तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स, जैसे जैजुनम मोटी नलिका रूपी, इलियम से कुछ ज़्यादा इसकी डायमीटर है। दूसरा, जैजुनम जो होगा इसमें विलाई यानी रसांकुर सर्वाधिक मात्रा में, इसमें विलाई जो होगा वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे, विलाई की मात्रा इसमें सर्वाधिक होगा। अगला अगर हम बात करें जैजुनम में, तो जैजुनम जो होगा यहाँ अवशोषण होगा, पचे हुए जो भोजन है उसका अवशोषण होता है। अब पचे हुए भोजन जो भी होता है उसका सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण इसी क्षेत्र में होता है, तो आप यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। याद रखना, अगर पूछा जाए सर्वाधिक डाइजेशन कहाँ होगा तो ड्यूडेनम में, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होगा, अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जैजुनम के क्षेत्र में। और इसके बाद हम आते हैं इलियम में। इलियम जो होता है ये जो जैजुनम है इससे कम मोटी होती है, तो जैजुनम की तुलना में कम मोटी नलिका, यानी इसकी जो नलिका है ये पतली होती है। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जैजुनम इलियम के रूप में। इसकी जो लंबाई होगा, इसकी लंबाई अधिक होगा, ये अधिक लंबे पाए जाएंगे, इसकी लंबाई अधिक रूप में होगा। अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, जैसे मैं बता चुका हूं, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन सी, दूसरे प्रकार के पदार्थों में जैसे कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बन गया, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गया, प्रोटीन से एमिनो एसिड बन गया, ये जो एंड प्रोडक्ट है इसका अधिक रूप से अवशोषण यहाँ पर होगा। तो अधिक मुख्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने में इलियम हेल्प करता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों का अवशोषण जैजुनम में होता है। तो थोड़ा में फर्क है, समझ लेना। अगर ये मुख्य भोज्य पदार्थ की बात करें तो इलियम, और सिंपल भोज्य पदार्थ की बात करें अधिक मात्रा में तो जैजुनम। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स पे जाना पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर इनमें जो सेल है, इन सेल्स के और क्या भागीदारिता है हमारे पाचन क्रिया में। तो देखिए, इसमें जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून है ये भी सक्कस एंटेरिकस स्रावित करेगा, सक्कस एंटेरिकस स्रावित करेगा। और आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो इंटेस्टाइनल द्रव्य को कहते हैं। ड्यूडेनम से भी स्रावित हो रहा था, ड्यूडेनम के जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून था वहाँ से भी, और ये भी यहाँ से भी स्रावित होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उन पॉइंट को लिख लें कि हमारे ऊपरी जो इंटेस्टाइन है, आंत का जो पार्ट है, इसमें आप लोग पढ़े हो, इसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। और प्रॉक्सिमल पार्ट से किस चीज का अवशोषण होता है तो आयरन का। और आयरन का अवशोषण जो होगा ऊपरी भाग में करने के बाद कौन सा प्रोटीन इस आयरन को संचित रखता है तो कौन सा प्रोटीन, फेरेटिन प्रोटीन। फेरेटिन प्रोटीन
जो होता है वो आयरन को संचित रखता है, आयरन को संचित रखता है। इसके बारे में कल बता चुका था किस किस भोज्य पदार्थों से और किस प्रकार से इसका हमारे शरीर में उपयोगिता होती है, इन सारे पॉइंटों को। अब देखिए, इसमें जो भी भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों को अगर यहाँ से अवशोषित होना है तो अवशोषण में इसके आंतरिक हिस्से में विलाई पाए जाते हैं और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई यानी रसांकुर और सूक्ष्मांकुर जो अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और इसके कारण ही हमारे शरीर में पचे हुए भोजन शरीर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं और बाद में वो ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब तक के टॉपिक में आपने क्या देखा, एक मिनट में रिवाइज कर लो। आपने देखा कि हमारे पास जैजुनम इलियम जो होते हैं उसमें एक प्रकार की संरचना है, यहाँ भी क्रिप्ट ऑफ लिवर खून विलाई के निचले स्तर पर है, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के साथ पैनेट सेल जुड़ा हुआ है, इसके नीचे पेयर पैचेज है, बट दोनों कोशिकाएं म्यूकोसा के क्षेत्र में है। दोनों का काम सुरक्षा और भोजन के पाचन में होता है और इसमें लाइसोजाइम जो एंजाइम और डिफेंसिन एंजाइम पैनेट सेल से निकलते हैं, उसमें से लाइसोजाइम यहाँ तो है ही, साथ में हमारे आंखों के आंसू में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर पैनेट सेल नहीं होते हैं, उसमें अश्रु ग्रंथि लाइसोजाइम का स्रावित करते हैं और यहाँ पर पैनेट सेल उसको स्रावित कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ बातें मैंने स्पेसिफिक रूप में बता दिया कि भाई इसमें जजुनम जो है ये सर्वाधिक मात्रा में विलाई होगा, इलियम की तुलना में विलाई की मात्रा इसमें अधिक होगा, इलियम की लंबाई अधिक होगा, जजुनम की लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई अधिक होगा तो इसकी चौड़ाई कम होगा। और क्रिप्ट ऑफ लिवर को यहाँ भी सक्कस सेंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल जो स्रावित करेगा और ऊपरी क्षेत्र में आयरन का अवशोषण होगा, उसके लिए फेरेटिन प्रोटीन हमारे शरीर में होता है जो उसको अवशोषण में हेल्प करेगा, विलाई माइक्रोविलाई अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाएगा। अब तक पूरा क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि जो भी पार्ट्स होते हैं अगले सेशन में कि विलाई और माइक्रोविलाई की संरचना क्या होती है, किस किस प्रकार के स्ट्रक्चरल पार्ट्स में पाए जाते हैं, लैक्टियल्स नाम की संरचना क्या है, एटसेट्रा। ओके, तो इंटेस्टाइन के क्षेत्र में या एलिमेंट्री कैनाल के क्षेत्र में, स्टोमक रीजन में कहीं भी अगर मैं बात करता हूँ कि विलाई किस प्रकार के होते हैं, उस विलाई के स्ट्रक्चर्स को देखिए। ये जैसे आप लोग जानते हो कि स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें सेरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसको भूल गए ना और इसकी सीक्वेंस भूल गए तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है। इसके अंदर में सर्कुलर मसल्स के अंदर में इस प्रकार के संरचनात्मक क्षेत्र है, इसे म्यूकोसा, और म्यूकोसा में उभरे हुए क्षेत्र जो यहाँ पर है वो विलाई और माइक्रोविलाई के रूप में पाए जा रहे हैं और इसके बीच में ल्यूमेन है। इसके एक संरचना को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे इसके एक संरचना अगर इस जगह पे उभरा हुआ हो म्यूकोसा के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में उभरने के बाद इस प्रकार के अंगुलीनुमा प्रवर्त बनाते हैं। प्रवर्त बनाने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाते हैं, फिर ये इस प्रकार से प्रवर्त बनाते हैं और फिर इस प्रकार से नीचे तरफ मुड़ जाते हैं, फिर इस प्रकार से प्रवर्त बनाते हैं और ऐसा ही ये आगे की ओर कंटिन्यू जाता रहता है। इसमें से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र के मध्य में यहाँ जो भी एरिया है इस विलाई का, इसके मध्य में एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स इस प्रकार से आता है, लसिका ग्रंथि इधर जाता है, इस प्रकार से ये इसमें एक कंटिन्यू फॉर्म में आगे की ओर जाता रहता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये लार्ज फॉर्म में होगा, यानी बड़े लसिका ग्रंथि। तो ये जो लसिका ग्रंथि आप देख रहे हो, ये जैसे इसमें है वैसे इसमें होगा, वैसे इसमें होगा, सब में होगा। लसिका ग्रंथि जो होता है, यहाँ से एक ब्लड के आर्टरी और वेन इसमें अंदर प्रवेश करते हैं। तो जैसे ये आर्टरी है, ये प्रवेश कर रहा है, तो ये आर्टरी प्रवेश करके इस प्रकार से कई ब्रांचेज होते हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस क्षेत्र में इस प्रकार से ये कैपिलरीज फॉर्म करता है, केशिकाएं। तो ये केशिकाओं का निर्माण करता है।
तो ये आर्टरी का क्षेत्र हो गया, यानी ये हो गया आर्टरी यानी धमनी। ये हो गया लार्ज लिम्फ वेसल्स, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स यानी बड़े लसिका ग्रंथि, बड़े लसिका या नलिका के रूप में है, बड़े लसिका के नलिका, वेसल्स का मतलब या नलिकाओं के रूप में है। और इस जगह से, इसके ठीक इस एंड से कनेक्ट होकर के वेन बाहर की ओर निकल रहा है और वेन यहाँ से बाहर की ओर निकल करके इस प्रकार से ये डिवाइड हो रहा है और ये वेन है। ये जो वेन है, ये वेन इसमें जाकर के ऐसे कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है, इसके द्वारा भी कैपिलरीज का निर्माण हो रहा है वेन में भी। ऐसे कैपिलरीज बन रहे हैं और ये दूसरे कलर से दिखाया गया है, ये वेन यानी सीरा है। ये रक्त को लेकर आ रहा है धमनी, तो रक्त को लेकर आने का काम ये कर रहा है, ये ऊपर की तरफ इसका प्रवाह है और ये रक्त को लेकर नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसमें प्रवाह नीचे की तरफ हो रहा है और फिर ये आगे की तरफ जा रहा है। जब इसका मूवमेंट आगे की तरफ होता है तो ये इंटेस्टाइन के हिस्से से डायरेक्ट लीवर में जाता है, तो इसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। आप लोगों को कई सारे वेन का नाम बताया है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन ये इस प्रकार से रक्त के प्रवाह को यहाँ से लेकर के डायरेक्ट यकृत में यानी लीवर में जा रहा है। और ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये जो बीच में इसको रेडिश कलर में दिखाया गया है, ये पूरे जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स है, ये वास्तव में क्या है, तो ये बीच के पॉइंट्स जो पूरे लाल रंग में दिखाया गया है, यहाँ से लसिका ग्रंथि का रूप, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स। ऐसा ही संरचना इधर भी होगा, ऐसा ही संरचना इसमें भी होगा। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, इस हिस्से को क्रिप्ट कहते हैं, ये हिस्सा क्रिप्ट, और मैंने पूरा नाम बताया था, इसका नाम है क्रिप्ट ऑफ लीवर खून, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून इसे कहते हैं। अब देखो, ये जो विलाई है, इस विलाई के निचले हिस्से में या दोनों विलाई के संधि स्थल पर, ये एक विलाई इसके संधि स्थल पर, या विलाई के निचले स्तर पर, ये विलाई है, इसका निचला स्तर है, तो निचले स्तर पर क्रिप्ट ऑफ लीवर खून पाए जाते हैं। अब जरा देखो, ये जो क्रिप्ट ऑफ लीवर खून है, इसके अंदर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिससे मास्ट सेल एवं गॉबलेट सेल, इंटेरोसाइट सेल, ऐसे बहुत सारे सेलुलर पार्ट से ये बने होते हैं। ये इस प्रकार से बने हुए हैं, यानी क्रिप्ट ऑफ लीवर खून के क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत सारी कोशिकाएं हैं और इसमें खास करके मास्ट सेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। टिश्यू के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि मास्ट सेल में टॉटिपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी के पावर होते हैं, यानी किसी अंग तंत्र को बना सकते हैं, पूरे शरीर को, पूरे प्राणी शरीर को बना सकते हैं, और इसका मतलब सेल डिवीजन करने की पावर इसमें होती है। अब क्या होता है कि इसमें से सेल डिवाइड करता रहता है और इसके ऊपर ये सेल डिवाइड करते रहते हैं और इसके ऊपरी क्षेत्र में इस प्रकार से माइक्रोविलाई का निर्माण होता रहता है, इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और फिर ये जो सूक्ष्मांकुर है, ये अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है, भोजन का अवशोषण क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो संरचना विलाई देख रहे हो, अंगुलीनुमा संरचना,
ये अंगुलीनुमा संरचना जो मैंने यहाँ बनाया है ये विलाई है, और एक बनाए हैं तो विलस कहते हैं। अगर सिंगुलर होगा, जैसे विलाई जो होता है, अगर सिंगुलर टर्म में एक वचन में इसका नाम लिखते हैं तो इसे विलस कहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे विलाई होते हैं इसलिए इसे विलाई कहते हैं। और ये जो विलाई है इसके ऊपर ये आवरण किसका है? तो ये आवरण है माइक्रोविलाई का, माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर का, सूक्ष्मांकुर का संरचना है। तो आपने देखा कि इसमें जो भी संरचना आप देख रहे हो, ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध निकला हुआ है इसे विलाई कहते हैं। विलाई के अंदर आर्टरी प्रवेश कर रही हैं और आर्टरी यहाँ पर कैपिलरीज निर्माण कर रही है। ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये वेन का हो चाहे ये आर्टरी का हो, ये दोनों मिलकर के ब्लड कैपिलरी को फॉर्म करती है, ब्लड कैपिलरी को फॉर्म करती है। रक्त की केशिकाएं, रक्त की केशिकाएं, इनका ये निर्माण करती है। और जो ब्लड की कैपिलरीज होते हैं ये लैक्टियल्स के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस संरचना को यहाँ पर जो लिम्फ वैसल्स के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, लिम्फेटिक वैसल्स, ये वास्तव में एक टर्म होता है इससे रिलेटेड, इसे लैक्टियल्स कहते हैं। ये टर्म याद रखना, इस संरचना को लैक्टियल्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, यानी जो मिडिल लार्ज लिम्फेटिक वैसल्स है इसको ही लैक्टियल्स कहते हैं। और इस क्षेत्र में थोड़े बहुत ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। ये रक्त को लेकर आ रहा है और इस तरह इसका मूवमेंट हो रहा है, और वेन यहाँ से रक्त को लेकर जा रहा है और वेन यहाँ से सीधा जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर के अंदर में। इधर भी कैपिलरीज, इधर भी कैपिलरीज, बीच में हेपेटिक पोर्टल वेन होता है। दोनों साइड कैपिलरीज और उसके कनेक्शन होते हैं। एक साइड इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड लीवर से कनेक्ट होता है, और वो जो वेन होता है उसको हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। ये हमारे शरीर में बहुत अधिक डेवलप होता है। और इसमें ये जो सेल्स आप देख रहे हो, ऐसा इधर भी होगा, एक तरफ मैंने ड्रॉ किया है, इसे क्रिप्ट ऑफ लिवर खोन है, इसमें मास्ट सेल है, और इसके जो सतही क्षेत्र होता है, इसके सतही क्षेत्र में यहाँ पर आंतरिक सतह में यहाँ पर इन जगहों पे एक विशेष प्रकार के और सेल होते हैं, इसे गॉबलेट सेल बोलते हैं। और जो गॉबलेट सेल होते हैं वो तो जानते हो कि म्यूकस स्रावित करता है, और ये माइक्रोविलाई होता है। ये माइक्रोविलाई के जो पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर होते हैं। तो ये मैंने आपको टीएस काट करके विलाई के स्ट्रक्चर्स को बताया था, और विलाई क्या होता है उस विलाई को मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर रूप में दिखाया है। तो ये स्ट्रक्चर विलाई का है। विलाई के बेस में पाई जाने वाली संरचना क्रिप्ट ऑफ लिवर खोन कहलाता है। अब देखो, इसमें मैं किसी एक छोटे से माइक्रोविलाई को बाहर की तरफ इधर दिखा रहा हूँ। अब मैं अगर इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोविलाई दिखाऊँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर की संरचना को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो कैसा दिखेगा। तो देखो, ये जो है इस माइक्रोविलाई को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये माइक्रोविलाई वास्तव में ऐसा होता है ये, और इसके ऊपर बहुत सारे पतले पतले ब्रश बॉर्डर नुमा संरचना पाई जाती है। माइक्रोविलाई ये छोटा सा लिया मैंने, और माइक्रोविलाई के ऊपर भी बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, और इस सरफेस एरिया को ब्रश बॉर्डर कहते हैं। यानी माइक्रोविलाई के ऊपर में ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। ये दांत साफ करने वाले ब्रश के समान दिखता है, जिससे इसका नाम ब्रश बॉर्डर दिया गया है। और जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, माइक्रोविलाई जब विलाई के साथ जुड़े होते हैं तो इसके संधि स्थल पर, इस जगह पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको टिश्यू के टॉपिक में बताया था, तो यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। तो ये जो संरचना है ये न्यूक्लियस के संरचना का रूप है। ऐसा ही कई सारे माइक्रोविलाई पार्ट होगा। तो एक मैंने छोटा सा सिंगल माइक्रोविलाई आपको दिखाया है, और माइक्रो जो विलाई है, ये माइक्रोविलाई विलाई के ऊपर
बहुत अधिक संख्या में है। तो ये अंगुलीनुमा संरचना अगर विलाई है जो म्यूकस के क्षेत्र से उभर करके निकल रहा है, यानी ये अगर म्यूकस का क्षेत्र है और यहाँ पर उभरे हुए संरचना जो अंगुलीनुमा संरचना के रूप में है उसको मैंने यहाँ दिखाया है। और ये जो अंगुलीनुमा संरचना है, अंगुलीनुमा संरचना के ऊपर जो छोटे छोटे और भी संरचनाएं हैं वो माइक्रोविलाई के रूप में है। और माइक्रोविलाई को अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो इस प्रकार की संरचना है, यानी इसमें न्यूक्लियस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ब्रश बॉर्डर है और इसमें कई प्रकार के केमिकल्स हैं। जो भी केमिकल्स होगा वो भोजन के अवशोषण में सहायक होगा। और ये जो होता है ये भोजन के अवशोषण में सहायक करता है। और इसमें कई प्रकार के और सेलुलर पार्ट होते हैं, इसको एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। एंटेरोसाइट्स क्या करता है, जो इसके अंदर सेलुलर पार्ट एंटेरोसाइट के रूप में होते हैं, ये अवशोषण करने का काम करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। अर्थात इस माइक्रोविलाई क्षेत्र में जो सेलुलर पार्ट्स है, इस सेलुलर पार्ट में इंट्रोसाइट सेलुलर पार्ट्स होते हैं जो अवशोषण का कार्य करने में सपोर्ट करते हैं। इंट्रोसाइट और कुछ नहीं है, इसके अंदर पाई जाने वाली, माइक्रोविलाई के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अवशोषण में सहायक करेगा, यानी किसी चीज़ को अवशोषित करेगा, इम्यून पावर को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया वायरस से लड़ेगा, कई काम है। तो आप अभी देखिए अवशोषण का कार्य करेगा मुख्य रूप से। और ये जो है ये ब्रश बॉर्डर इसके एरिया को बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया, अवशोषण का जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया इसमें बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ने से अवशोषण ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो जो भी भोजन आप खा रहे हो वो जो पच जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है? यानी अब तक आपने क्या क्या देखा कि इंटेस्टाइन के म्यूकोसा, क्योंकि मैंने 4 क्षेत्र बताया था, सबसे बाहर सेरोसा, फिर उसके सेरोसा के अंदर जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर सर्कुलर मसल्स, और दोनों को मस्कुलर लेयर बोल दो, मस्कुलरिस बोल दो, और उसके अंदर जाओगे सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर जाओगे तो म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होता है, इस म्यूकोसा के आंतरिक हिस्से में विलाई पाए जाते हैं, म्यूकोसा के उभारे हुए पार्ट में। और इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर्स को दिखाया है, ऐसा दूसरा है, ऐसा ऐसा, यानी इसके अंदर मैंने जो संरचना बनाया है ये संरचना यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह पे होगा। और इसके अंदर जो रक्त लाने का काम करता है वो आर्टरी है, और ये कैपिलरीज में बढ़ जाता है। रक्त ले जाने का काम करता है वो वेन है, और वेन भी कैपिलरीज में बढ़ जाता है। ये वेन जाकर डायरेक्ट प्रवेश करता है लीवर में, इस प्रकार से इसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और बीच में मुख्य लसिका ग्रंथि है जिसे लिम्फेटिक वेसल्स के रूप में कहते हैं। लसिका ग्रंथि ही वास्तव में लैक्टियल्स का निर्माण करता है। बहुत सारे भोज्य पदार्थ जैसे वसा के रूप में ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, वसा में घुलनशील विटामिन्स है, वो सभी इसी क्षेत्र से अवशोषित होता है। यानी वसा में घुलनशील भोज्य पदार्थों के अवशोषण लैक्टियल्स नामक संरचना से होता है। इसके ऊपर माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई का एक संरचना मैंने अलग से दिखाया कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, इसके ऊपरी क्षेत्र में ब्रश बॉर्डर निकले हुए हैं, और ब्रश बॉर्डर के मध्य में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस नो डाउट होगा ही। और इसमें जो सेलुलर पार्ट अवशोषण में काम कर रहा है उसको इंट्रोसाइट के रूप में कहते हैं, यानी माइक्रोविलाई में इंट्रोसाइटिक सेल्स भी पाए जाते हैं। और ये सभी संरचना आपने एक छोटे से विलाई के रूप में देखा। ऐसा जो विलाई है, ऐसे विलाई हमारे पास लाखों की संख्या में है एलिमेंट्री कैनाल के पूरे सतह में, और ये अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा रहा है, साथ ही माइक्रोविलाई और बढ़ा रहा है। माइक्रोविलाई से ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है ब्रश बॉर्डर, यानी पहला तो विलाई ने अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा दिया क्योंकि ये इस प्रकार से अप एंड डाउन फॉर्म में बन रहा है। फिर माइक्रोविलाई ने बढ़ा दिया, माइक्रोविलाई से ज़्यादा बढ़ाया ब्रश बॉर्डर ने, तो विलाई, माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर सब ने मिलकर के इसके अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। ये जो संरचनात्मक रूप है ये इंटेस्टाइन के रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में अधिक प्रभावी होता है, और विलाई का संख्या जेजुनम के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे स्टमक में विलाई होगा, स्टमक में माइक्रोविलाई होगा, लेकिन वहाँ पर वो विलाई माइक्रोविलाई अवशोषण क्षेत्रफल के रूप में कार्य तो करता है। कुछ मेडिसिन और अल्कोहल और दूसरे प्रकार के
भोज्य पदार्थों के लिए, लेकिन अधिकतर जो अवशोषण होता है वो होता है आपके ड्यूडेनम से लेकर के इलियम तक के मध्य में। और जो बड़ी आंत होती है उसमें विलाई ब्लंट होता है, तो उसमें दबे हुए रूप में होते हैं, तो वो अधिक रूप में भोज्य पदार्थों के अवशोषण में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इनमें जो भी मैंने डायग्राम दिखाया, अब इसके पॉइंटों को लिख रहा हूँ। देखिए अब बच्चों देखो, विलाई यानी रसांकुर, यह अंगुली समान संरचना है। इसके आंतरिक क्षेत्र में, इसके आंतरिक क्षेत्र में, जो अंदर की तरफ जाओगे, इसके आंतरिक क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। मध्य में लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। जो मध्य क्षेत्र है इसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो होगा वो बड़े रूप में पाए जाएंगे। अब एक सब लिखते हैं, लैक्टियल्स। लैक्टियल बहुत सारे होते हैं, तो लैक्टियल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लैक्टियल्स मध्य लसिका, ये लिम्फेटिक वेसल्स मध्य लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स का निर्माण करते हैं। लैक्टियल्स का निर्माण करते हैं, यानी मध्य किसका मध्य? तो विलाई के मध्य। तो विलाई के मध्य में लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स का निर्माण करते हैं। ये जो लैक्टियल्स होते हैं इसका निर्माण लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा होता है, लसिका वेसल्स के द्वारा होता है। और इसमें ब्लड कैपिलरी, और इसमें ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। अब देखो डायग्राम में, इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है कि ये विलाई है, और विलाई में ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है, ये है लिम्फेटिक वेसल्स। और ये लिम्फेटिक वेसल्स बड़े रूप में होते हैं। ये लोअर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स है, और ये अपर रूप में है, तो ये भी लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स का ही पार्ट है। और लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बड़े रूप में यहाँ पर है। ये आर्टरी और वेन की तुलना में इसकी मोटाई बड़ी होती है, इसलिए लार्ज कहते हैं। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर है, ये प्लस इसके चारों तरफ इर्द गिर्द में जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ये दोनों ही मिलकर इसमें लैक्टियल्स का निर्माण करते हैं। तो मध्य लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स का निर्माण करते हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स भी लैक्टियल्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अब लैक्टियल्स का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बसीय, यानी फैटी भोज्य पदार्थों का अवशोषण, यानी जो भी भोज्य पदार्थ होगा जिसमें वसा होगा, वो वसा वाले भोज्य पदार्थों का अवशोषण अगर कोई करेगा तो लैक्टियल्स करेगा। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? तो इसमें फैट, मुख्य रूप से वसा, फैट का स्मॉल स्वरूप फैटी एसिड, फैटी एसिड आगे टूटता है तो ग्लिसरॉल बनता है, तो ग्लिसरॉल। इसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल
विटामिन, जितने भी प्रकार के विटामिन फैट सॉल्युबल होता है वो सभी इसमें आएंगे। और फैट सॉल्युबल विटामिन 4 होते हैं, इसको बोलते हैं एडक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनका अवशोषण ये कर लेगा। तो विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण इसी विलाई के क्षेत्र में लैक्टियल्स के द्वारा होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये लैक्टियल्स का कार्य था। अब विलाई के क्षेत्र में क्या आ रहा है, तो आर्टरी, आर्टरी जो है ब्लड लेकर विलाई में प्रवेश करता है, ब्लड लेकर विलाई में प्रवेश करता है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स उसके दोनों साइड में पतले पतले ब्रांच को भी फॉर्म करता है। इसके बाद बात करते हैं वेन। अगर वेन है तो यह ब्लड लेकर विलाई से बाहर निकलता है, विलाई से बाहर निकलता है। यानी जो ब्लड इसमें पोषक पदार्थों के रूप में जो भी इसके अंदर था उसको वेन को मिल गया और वेन बाहर निकल गया। वेन बाहर निकलने के बाद यही जो वेन है ये बाद में हेपेटिक पोर्टल वेन का निर्माण करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन का निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद लीवर में चला जाता है। उसके बाद लीवर में चला जाता है। इसका कार्य होता है ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन लीवर में करना। यहाँ जो भी पोषक पदार्थ उसको मिला इसने ले लिया और लीवर के पास जाकर उसको दे दिया और लीवर को फिर आगे के क्रियाकलाप देखने होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना आपने यहाँ पर देखा जिसको मैंने लिखा। तो इसमें आर्टरी समझ में आ रहा है आपको, ब्लड लेकर आ रहा है, वेन ब्लड लेकर जा रहा है, वेन ब्लड लेकर जा रहा है हेपेटिक पोर्टल वेन के रूप में, तो लीवर के पास जाएगा। मध्य में लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स का पार्ट है, लिम्फेटिक वेसल्स भी आप कह सकते हो। और ये लिम्फेटिक वेसल्स के चारों तरफ कैपिलरीज है, इधर वेन का और इधर आर्टरी का। और ये कैपिलरीज जो होते हैं, ये कैपिलरीज और ये जो बीच में लिम्फेटिक वेसल्स है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लैक्टियल्स का। तो लैक्टियल समझ में आ गया। विलाई के ऊपर बहुत अधिक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, तो ये एक माइक्रोविलाई मैंने बनाया है। ऐसा माइक्रोविलाई इस प्रकार से अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हजारों माइक्रोविलाई के मध्य में इस प्रकार के न्यूक्लियस। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये हिस्सा ऊपर वाले, इसमें बहुत अधिक ब्रश बॉर्डर फॉर्म होंगे ऐसे ब्रश के समान, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर फॉर्म कहते हैं। और ब्रश बॉर्डर जो है यही है। और ये ऐसे बहुत सारे माइक्रोविलाई आप देख रहे हो। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसको मैंने यहाँ दिखाया है बेसमेंट मेम्ब्रेन के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोविलाई है। तो माइक्रोविलाई इसके सतह पे हैं और इसमें क्रिप्ट ऑफ लिवर खून है। कल मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और देख लो आज। ये जो मास्ट सेल है और ये जो गॉबलेट सेल है इसका कुछ दायित्व होता है। जैसे यहाँ कोई ज़्यादा अम्लीय भोजन आ गया तो गॉबलेट सेल एक विशेष प्रकार का श्लेष्म पदार्थ जिसे म्यूकस कहते हैं स्रावित करेगा, तो ये इसके क्षेत्र में अम्ल के प्रभाव को रोक देगा। तो जैसे गॉबलेट सेल का काम होता है आपने पढ़ा है, तो वो अम्ल के प्रभाव को रोकता है। दूसरा, जैसे यहाँ पर ये जो सेल आप देख रहे हो यहाँ से ही क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के क्षेत्र से ही ग्रोथ प्रारंभ होता है, सेलुलर ग्रोथ। जैसे ये जो माइक्रोविलाई आप देख रहे हो ये माइक्रोविलाई बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, जिसका कार्य होता है भोजन अवशोषण करना। और भोजन अवशोषण करने में ये बहुत जल्द बहुत अधिक सक्रियतापूर्वक कार्य करने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये 4 दिन में हमारे शरीर में लगभग ये हर 4 दिन में नष्ट हो जाते हैं और अगले बनते 4 दिन में नष्ट होने एक तरफ से नष्ट हो रहा और दूसरी तरफ से बनना भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये पूरा नष्ट हो गया उसके बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ से नष्ट हो रहा है और एक तरफ से बन रहा है, एक के बाद एक सेल शिफ्ट हो रहा है, तो पुराने सेल यहाँ से हटते जा रहे हैं एक के बाद एक और नए सेल उसकी जगह लेता जा रहा है। इस प्रकार के इसकी शिफ्टिंग होती है और ये नए सेल से पूरी तरह से कवर्ड हो जाते हैं। फिर से अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इस हिस्से में जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून है, मास्ट सेल है, इसमें पावर होता है कि सेल को बनाना। जैसे मान लो बच्चों की ये सेल यहाँ इस प्रकार से नष्ट हो गया माइक्रोविलाई,
तो ये जो सेल होता है क्रिप्ट ऑफ लिवर खून, इसके स्थान पर फिर नया जो माइक्रोविलाई है उसको फॉर्म कर देगा। इस प्रकार से माइक्रोविलाई दोबारा बन जाएंगे और ये हर 4 दिन पे बन जाते हैं। इसलिए इस विलाई में जो माइक्रोविलाई का क्षेत्र है इसे युवा क्षेत्र कहते हैं, यानी यंग क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत जल्द बन जाते हैं और इसके कारण हमारा जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत अधिक सुचारू ढंग से अवशोषण के लिए, पाचन क्रिया के लिए, किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए बहुत सही रूप में कार्य कर पाता है। तो ये संरचनात्मक रूप बहुत ज़्यादा यंग एनर्जेटिक रूप में रहते हैं और ये टूटते बनते रहते हैं। फिर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी को कीमोथेरेपी इंजेक्शन दे दिया जाए तो ये मांस सेल संदमित हो जाते हैं और ये 4 दिन में टूट जाते हैं। तो कीमोथेरेपी देने के 4 दिन बाद उस इंसान को भूख लगता ही नहीं है, खाता भी है तो पचता नहीं है, अवशोषित नहीं होता है, क्योंकि ये सेल टूटने के बाद बनते नहीं है। लेकिन इससे कोई लॉस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन दिया जाता है उसके आधार पर, शरीर जरूर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से ये सेल अपना कार्य फिर से प्रारंभ कर लेता है और फिर से ये जो भी सेल नष्ट हो रहे थे बन जाते हैं और मरीज फिर से खा सकता है। यानी एक कीमोथेरेपी देने के बाद उस मरीज में बाल झड़ जाना, पाचन क्रिया ना होना, शरीर की कोशिकाओं का विभाजन रुक जाना, कई सारे चीज़ होते हैं। तो उसके बाद उसके शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए खाना नहीं खा पाता है, बाल तो झड़ ही गए हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कीमोथेरेपी के इंजेक्शन्स के प्रभाव कम हो जाते हैं, जैसे उनको 4-5 कीमोथेरेपी देना था या 8 देना था तो 2-3 महीने में उनको दिया गया, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जितना डॉक्टर पीरियड टाइम फिक्स किया। फिर जैसे उसने ऐसा तो नहीं कि हर रोज़ दे रहे हैं, 1 महीने में 1 दिया तो 1 देते देते वो रिकवर कर लिया, रिकवर के बाद अगला फिर दिया तो फिर उसने 1 महीने में फिर रिकवर किया, फिर अगला दिया, ऐसे करते 7-8 इंजेक्शन दिया मान लो, 7-8 के बाद देना बंद। लेकिन उतना देर में जो भी कैंसर सेल था वो सारे मर गए, लगभग 99% सारे मर जाते तो अच्छा होता, लेकिन सारे मरते नहीं, 1% रह जाते हैं और 99% इसमें मर जाते हैं। और जो मर गए उसके स्थान पर फिर नया फ्रेश सेल बनेंगे हमारे शरीर का, और जो कैंसर सेल थे वो नष्ट हो गए तो कैंसर से के नष्ट होने से उसकी लाइफ भी बढ़ गया। ये सारी बातें मैं कैंसर के टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको देखना है कि यहाँ जो सेलुलर पार्ट्स है वो इस सेलुलर पार्ट में माइक्रोविलाई को फॉर्म करने में क्रिप्ट ऑफ लिवर खून मदद करता है। यानी क्रिप्ट ऑफ लिवर खून जो है ये माइक्रोविलाई के निर्माण में भाग लेता है, माइक्रोविलाई के निर्माण में भाग लेता है। और इसके अलावा जो कार्य था वो मैं बता चुका हूँ क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के बारे में, यहाँ नहीं बता रहा हूँ दोबारा, एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या देखा। आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, इसमें सेरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, उसके अंदर विलाई। इस विलाई को मैं दिखा रहा हूँ, ये विलाई के रूप में है और ये जो विलाई आप देख रहे हो ये जो है इसके अंगुलीनुमा संरचना के अंदर में चला जा रहा है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है आर्टरी, यहाँ से ब्लड लेकर जा रहा है वेन। पोषक पदार्थ जो होते हैं वो इन क्षेत्रों से अवशोषित होते हैं, इन क्षेत्रों से। ये जो है ये आपके म्यूकोसा का ये रीजन ही है और ये लिक्विड पार्ट्स में यहाँ से पोषक पदार्थ जो होते हैं इसके अंदर आ रहे हैं। पोषक पदार्थ आने के बाद इसने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया और पोषक पदार्थ जो होते हैं इसने ले लिया। लैक्टियल्स के पास इस लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा लैक्टियल्स बनता है, इसके पास ग्लिसरॉल, फैटी एसिड जो भी हैं वो इनको दे दिया और फिर ये सारे भोज्य पदार्थों को, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके यहाँ से निकला और हेपेटिक पोर्टल वेन का निर्माण किया। फिर ये चला गया लीवर के पास, लीवर को दे दिया। इस प्रकार के ये सारे नाम क्लियर। अब इसके ऊपर जो माइक्रोविलाई है लाखों की संख्या में विलाई के ऊपर, उसमें से मैंने एक माइक्रोविलाई को दिखाया है। एक जो माइक्रोविलाई है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में जो अवशोषण सेलुलर पार्ट होते हैं उसको इंट्रोसाइट्स बोलते हैं। ये माइक्रोविलाई में पतले पतले संरचनात्मक रूप होते हैं, इसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ब्रश बॉर्डर पूरे इंटेस्टाइन के क्षेत्र में और आपके स्टोमक के क्षेत्र में भी होते हैं। और माइक्रोविलाई जो होते हैं ये माइक्रोविलाई भोज्य पदार्थों के अवशोषण में विभिन्न प्रकार के केमिकल का सपोर्ट लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे आयन होते हैं जो भोजन का अवशोषण करने में सपोर्ट करते हैं। और ये कई सारे माइक्रोविलाई को दिखा दिया मैंने, यही एक था, इसमें बहुत सारे फॉर्म दिखा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि विलाई रसांकुर के रूप में है, अंगुली समान संरचना, आंतरिक क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इसके आंतरिक क्षेत्र जो होता है इसमें, इसके आंतरिक क्षेत्र में ब्लड कैपिलरीज होंगे और मध्य में लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, इसी के द्वारा लैक्टियल्स का निर्माण होगा और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी भाग लेंगे।
इसका कार्य वसीय भोज्य पदार्थ का अवशोषण, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो भी हैं उसको लेना, और फैट सोल्युबल विटामिन के रूप में ए, डी, ई, के, इन 4 ही प्रकार के विटामिन होते हैं जो फैट सोल्युबल होते हैं। और आर्टरी ब्लड को लेकर विलाई में प्रवेश कर जाता है और वेन ब्लड लेकर विलाई से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके हेपेटिक पोर्टल वेन का निर्माण करता है और फिर अंत में लीवर में चला जाता है। तो ये था विलाई की संरचना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नोट्स भी बना रहे हो और इन चीज़ों को पढ़ भी रहे हो, और इसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बुक्स को एक बार रीड जरूर करना, और उसके साथ ही जो भी पॉइंट्स आपको इसमें से है वो तो लिखना ही लिखना है। एनसीईआरटी में कोई पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनको भी लिखना है। ओके।